क्लास 10th के अंतर्गत आने वाले जो प्रोजेक्ट वर्क हैं जो कि आपके 30 नंबर के अंतर्गत आते हैं, उससे संबंधित आज हम एक नया प्रोजेक्ट जो है पढ़ेंगे। उसे आप तैयार कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की फाइल में। और ये प्रोजेक्ट है बच्चों, एक घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत। तो यहाँ पर बच्चों, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 10th मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है वो प्रोजेक्ट जो है कि वीडियो डले हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था उत्तर मध्यकाल के भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के बारे में प्रोजेक्ट बना चुके हैं। इसके अलावा बच्चों, वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, उसका क्रियात्मक निरूपण करने वाला प्रोजेक्ट हम लोग बना चुके हैं। और साथ ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अलावा बच्चों एक प्रोजेक्ट और हम लोगों ने कंप्लीट किया था, त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से प्राप्त करना। और जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका निरूपण करना, वो भी हम प्रोजेक्ट बना ही चुके हैं। इसके पहले अगर आपने वो प्रोजेक्ट आपको चाहिए है, वो प्रोजेक्ट देखने हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उद्देश्य लिखना है। जब भी स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट लिखना, सबसे पहले आपको उद्देश्य हेडिंग डालना है। इसे आप ब्लैक कलर के स्केच पेन से डाल सकते हैं। तो उद्देश्य जो है, जो आपका टॉपिक है, वही लिखना है। तो घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने की चरणबद्ध जानकारी हमें प्राप्त करना है कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो ये आप अपना उद्देश्य लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको हेडिंग डालनी है, वो है आपका आवश्यक सामग्री, कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी हमें। तो यहाँ पर हमें चाहिए आवेदन पत्र चाहिए है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए है, आय प्रमाण पत्र चाहिए है, और स्थायी पते का भी प्रमाण पत्र चाहिए है, रोजगार प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र आदि। ये जो है आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा आपका कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बच्चों कि गृह ऋण लेने या हाउस लोन लेने के लिए जो प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसको भी आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो आपका चरण का जो पहला पार्ट है, वो है सबसे पहले आवेदन फॉर्म जमा करना। तो जो आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लिया, आवश्यक सामग्री में आ गया आपका, तो आवेदन फॉर्म जो फॉर्म है उसको जो है आपका अच्छे से भर लीजिए, समझ करके जैसा उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उसको जो है आपको भरना है। फिर उसके बाद सर्वप्रथम आवेदक जो है अपनी आवश्यकता अनुसार गृह ऋण योजना को चुनता है कि किस तरीके की आपको योजना लेनी है, कितने साल के लिए लेनी है। ठीक है। इसके बाद आवेदन को बैंक में जो है, जो आवेदक है उसको बैंक में गृह ऋण के लिए प्रार्थना पत्र जमा करना होता है। तो प्रार्थना पत्र के साथ ही आवेदक को आय प्रमाण पत्र लगेगा आपका। ठीक है। इसके साथ ही रोजगार प्रमाण पत्र लगेगा। अब आधार कार्ड बनने लगा तो वो भी लगेगा आपका। स्थायी पते के लिए क्या प्रमाण पत्र है आपके पास, वो भी लगेगा। और साथ ही जो है आयु प्रमाण पत्र जो है वो, ये सब जो डॉक्यूमेंट आपको अपने जो प्रार्थना पत्र है, जो उसका आपने आवेदन फॉर्म लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म लिया है, उसके साथ में जमा करना पड़ेगा। और साथ ही पासपोर्ट साइज के फ़ोटो भी बैंक में जमा करने होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आवेदक को ऋण राशि की, जैसे जो आपने ऋण ले रहे हैं उसका जो है 0.5 या 1% के लगभग राशि का चेक, जो कि वापसी योग्य नहीं होता है, प्रक्रिया शुल्क के रूप में, कि इस प्रक्रिया में कितना शुल्क लगेगा, तो ये प्रक्रिया करने में, तो उसके रूप में जो है वो बैंक में वो भी आपका जमा करना पड़ता है। फिर इसके बाद जब अगर आपने आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है, अब उसके बाद होती क्या प्रक्रिया है, तो जो आपने आवेदन फॉर्म जमा किया है और जो प्रमाण पत्र सारे जमा किए हैं, वो सही हैं कि गलत हैं, तो उसकी भी जांच होती है। तो यहाँ पर आवेदन फॉर्म व प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जो आवेदन फॉर्म व प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच। तो इसमें क्या करेगा, बैंक जो रहेगा वो आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर दी गई जानकारियों की सत्यता की जांच करेगा। ठीक है। इसके साधारणतः उपयुक्त सूचनाओं की जांच जो है वो आवेदक के आवास, उसके रोजगार कार्यालय पर जाकर, और साथ ही जैसे मान लीजिए उसने आय प्रमाण पत्र लगाया तो उसके नियोक्ता यानी उससे जानकारी प्राप्त करके की जाती है। इसके उपरांत बच्चों बैंक में जो है आवेदक का पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है कि वो सही है कि नहीं, और आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को अपने संदर्भ में सत्यता की जांच करते हैं कि ये व्यक्ति जो है जो सारे डॉक्यूमेंट जमा किया है वो सही है, वही व्यक्ति है कि नहीं। इसके बाद जो है ऋण संस्तुति पत्र जारी होना। तो यानी कि आवेदक या जो जिसने आवेदन किया है उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है, इसका मूल्यांकन करने के बाद यदि बैंक इनसे संतुष्ट हो जाता है तो बैंक जो रहता है वो आवेदक को ऋण संस्तुति पत्र जारी कर देता है, जिसके अंतर्गत जो है ऋण संबंधी समस्त जानकारियाँ लिखी रहती हैं कि अब क्या कौन कौन सी जानकारियाँ रहेंगी कि स्वीकृत ऋण की राशि, कितनी राशि जो है
उसको स्वीकृत की गई है। हो सकता है कई बार होता है कि अधिक का आवेदन करे, लेकिन उसका जितना आय प्रमाण पत्र है अगर उसके अनुसार जो है वो कम, मान लीजिए आय प्रमाण उसकी आय कम है और आवेदन ज़्यादा का कर रहा है, तो वो तब भी अमाउंट जो है, लोन अमाउंट जो रहता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी राशि स्वीकृत की गई है वो दी रहेगी, जो आपकी ऋण संबंधी जो है जानकारियाँ जो रहेगी वो दी रहेंगी, जो ऋण संस्तुति पत्र जारी होगा उसमें। इसके बाद फिर इसके अलावा ब्याज दर दिया रहेगा बच्चों उसमें। इसके अलावा बच्चों क्या दिया रहेगा, वार्षिक या मासिक जो है अवशेष की कितना आपका बचा है, वार्षिक रूप से कितना बच रहा है। इसके बाद फिर जो है कितना मतलब लोन अमाउंट बच रहा है, हर बार ऐसा रहेगा। तो इसका ऋण की अवधि की कितने साल के लिए आपको ऋण दिया जा रहा है, या आपने कितने साल के लिए जो है ऋण के लिए आवेदन किया, तो उतना कितने साल के लिए आपको वो दिया जा रहा है। इसके अलावा ऋण अदायगी का तरीका व अन्य सामान्य जानकारी जो है वो सब जो रहती है उस ऋण संबंध संस्तुति जो पत्र है उस पर जो है दी रहेंगी। वास्तव में यह केवल बैंक द्वारा ऋण दिए जाने की स्वीकृति है कि हाँ बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। यह ऋण राशि तब आवेदक को जारी की जाती है जब उसके सभी दस्तावेजों व उस संपत्ति का सत्यापन हो जाता है जिसके लिए ऋण दिया जा रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी चेक किया जाता है कि आप कहाँ के लिए किस घर के लिए लोन ले रहे हैं, है ना, तो उसका सत्यापन जा करके वहाँ पर किया जाता है कि क्या ये सच में घर बनवा रहे हैं या इन्होंने ये घर परचेज़ किया है, ख़रीदा है, तो वो ये सही है कि नहीं, इन्होंने ही ख़रीदा है कि नहीं, और उसका आकलन वगैरह किया जाता है कि वो कितने अमाउंट का, उसके आधार पर जो है वो लोन अमाउंट जो है स्वीकृत किया जाता है। कई बैंकों में बच्चों 80% तक लोन भी फाइनेंस हो जाता है, कुछ कुछ में जो है वो कम भी है, वो अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि जो दस्तावेज है उसको बैंक में जमा करना, जो दस्तावेज जो हैं वो सारे बैंक में जमा करने होंगे। तो संस्तुति पत्र जारी होने के बाद आवेदक को मकान जिसको खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत हुआ है उससे संबंधित समस्त दस्तावेज की मूल प्रति, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो उसकी मान लीजिए आप किसी से मकान परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो मूल प्रति होगी जो है दस्तावेज की जितनी भी है, तो वो सारा जो है आपका जा कर के बैंक में जमा हो जाता है, ऋण की जमानत के रूप में जो जमा कर दिया जाता है। वो आपके पास उस ज़मीन के या उस मकान के कागज़ आपके पास नहीं रहते हैं, बल्कि जा कर के किसके पास चले जाते हैं, वो बैंक के पास चले जाते हैं। और ये दस्तावेज आवेदक द्वारा ऋण की पूर्ण अदायगी होने तक बैंक के संरक्षण में ही रहते हैं, बैंक उसको जमा किया रहता है। इसके बाद बैंक उपरोक्त दस्तावेजों की पूर्ण कानूनी जाँच कराते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, संपत्ति की वैधता की जांच। तो इसमें क्या होगा कि ऋण की रकम जो है आवेदक को जारी करने से पूर्व, जो उसने आवेदन किया है तो उसको रकम जारी करने से पूर्व वो बैंक आवेदक की संपत्ति मकान का निरीक्षण करता है और सुनिश्चित करता है कि मकान के निर्माण में नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है कि नहीं, जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार है या नहीं। एक बार इस बात से संतुष्ट होने पर कि जो संपत्ति है वो कानूनी तथा तकनीकी रूप से पूर्णतः ठीक है, बैंक आवेदक को ऋण राशि जो है वो अवमुक्त कर देता है। उस स्थिति में यदि भवन निर्माण की प्रक्रिया में है तो बैंक जो, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बन रही है धीरे धीरे करके, तो बैंक जो होता है वो जितना, जैसे कई बार होता है आप अपार्टमेंट लीजिए तो उसमें फ्लोर होता है कि इतने फ्लोर तक इतना अमाउंट चाहिए है, फिर उसके बाद इतना, अगर 5वीं मंजिल तक पड़ जाएगा इतना अमाउंट चाहिए है, तो उस हिसाब से बैंक जो रहता है वो चरणबद्ध तरीके से जो ऋण राशि है आपको वो धीरे धीरे करके जो है वो अवमुक्त करता है या देता जाता है। जैसे मान लीजिए बिल्डर से लिया तो बिल्डर को वो देता जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऋण अदायगी की प्रक्रिया कैसे होती है, तो जैसे ये तो आपको मान लीजिए लोन मिल गया, तो अब यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद जो आवेदक रहता है वो बैंक से ऋण राशि लेने का पात्र हो जाता है। जब तक आवेदक को ऋण राशि पूर्णतः प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक उसे केवल उस राशि पर सरल ब्याज देना होता है जितनी राशि को उसने बैंक से प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अगर पूर्णतः नहीं हुई तो तब तक जो है ऋण राशि जब तक पूर्णतः प्राप्त नहीं हो जाती तब तक केवल जो है जो राशि है उस पर केवल सिंपल इंटरेस्ट ही देना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो पूर्ण राशि जो है वो आवेदक को प्राप्त हो जाने के बाद जिसने जो आवेदन किया है तो उसे प्रतिमाह जो होता है अब आपकी किस्त बन जाती है मासिक। तो यहाँ पर प्रतिमाह एक निश्चित जो है राशि जो है वो बैंक के द्वारा निर्धारित मासिक किस्त के रूप में बैंक पर आपको जमा करनी होती है। तो वो आपके कई बार होता है कि आप चाहे जाके जमा करिए बैंक में, या तो ऑप्शन होता है कि आप ऑटो कट लगा दीजिए अपने अकाउंट से, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो
पर्टिकुलर डेट पे, जो आपने डेट निर्धारित की होगी, उस पर वो जो है राशि आपके खाते से जो है वो कट जाएगी। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया होती रहती है, यानी इस प्रकार से ऋण की अदायगी की प्रक्रिया जो रहती है वो चलती रहती है। अब यहाँ पर जो है लास्ट में आप क्या हेडिंग डालेंगे, निष्कर्ष। तो उपरोक्त प्रक्रिया से बैंक से घर के लिए लोन लेने की प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका प्रोजेक्ट निष्कर्ष के बाद जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो बैंक जा कर के इससे संबंधित जो फॉर्म हैं वो आप ले सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की फाइल में, जो जो चीज़ें मतलब चाहिए हैं। तो उसकी प्रक्रिया तो आपको ये प्रोजेक्ट की फाइल में लिखनी ही लिखनी है। साथ ही उससे संबंधित जो आवेदन फॉर्म है उसको भी आप क्या कहते हैं बैंक से प्राप्त करके चिपका सकते हैं कि इस तरीके से होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी चिपका सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको आवेदन फॉर्म नहीं मिल रहा है तो फ़ोटोकॉपी वगैरह आप निकाल सकते हैं नेट से, तो उसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा मैथ्स का। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी आप बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और अगर बच्चों इस प्रोजेक्ट के अलावा आपको दूसरे और प्रोजेक्ट जो कि बताए गए हैं वो भी देखने हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों फ्री है, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।